Hello students, once again we are together with new topic, that is Mendel law of inheritance. I am starting the unit heredity and variation. In this, heredity and variation, heredity and variation, and topic is Mendel law of inheritance. Mendel laws of inheritance. So firstly, I would like to clear some of the term to you, like जैसे कि जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा. जेनेटिक्स क्या हुआ? जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with study of heredity and variation. जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करती है, उसकी स्टडी करती है. अब ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या हुआ? वेरिएशन हेरिटेबल चेंजेस appear in genome of an organism. किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो हेरिटेबल चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं हम वेरिएशन. मतलब उसका जीनोम है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके जीनोम में कुछ चेंज आए, कुछ चेंज हो गया, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गई, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है. कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो सकती है, ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एनीवे किसी भी टाइप का चेंज तो हुआ वेरिएशन. तो दूसरी टर्म है हेरिडिटी. अब हेरिडिटी क्या हुआ? हेरिडिटी हुई प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स इनटू ऑफस्प्रिंग. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग्स में, बेबी में कैरेक्टर जाएंगे कैसे? पहली चीज हुई वेरिएशन, मतलब चेंज आएंगे जीनोम में. सेकंड हुआ हेरिडिटी हुआ जो चेंज आए वो चेंज कैसे मूव करेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो जेनेटिक्स ओवरऑल हमारे साथ डील करती है इन दोनों चीजों से, वेरिएशन एंड हेरिडिटी. एक तो वेरिएशन आएंगी, सेकेंडली वो वेरिएशन किस तरह से अपीयर होंगी, मूव होंगी नेक्स्ट जनरेशन में, उसको सॉल्व करेगी हमारे पास जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स. इन्होंने सबसे पहले रिसर्च करी जेनेटिक्स में. वो एक मैथमेटिशियन थे, बट उनकी रिसर्च लाइफ साइंस के अंदर है, और ये उनके मैथमेटिशियन होने के कारण ही सक्सेसफुल हुई रिसर्च बायो में, जिसके कारण इन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा गया. ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रियन जॉर्ज जे मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे. ये काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. तो इनके पास अपना खानदानी एक फार्म था, उस फार्म पे ये सारी फैमिली काम करती थी, इनकी बहन ये.
लेकिन इनमें एजुकेशन का, स्टडी का इतना जज्बा था कि इन्होंने एक चर्च ज्वाइन करा। उस चर्च में इन्होंने अपनी कुछ नॉलेज गेन करी और उसके बाद ये रेगुलरली ट्राई करते रहे किसी स्कूल में टीचर बनने के लिए, जिसमें ये सक्सेस नहीं हुए। लेकिन काफी टाइम के बाद एक फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने इन्हें सपोर्ट करा और इन्होंने अपनी फर्दर स्टडी करी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। अब जब ये वापस आ गए अपने घर तो इन्होंने अपने गार्डन में वर्क करा, गार्डन पी पे, गार्डन पी पाइसन सेटिवम, पाइसन सेटिवम, पाइसन सेटिवम। तो इन्होंने पाइसन सेटिवम के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इन्होंने लिया प्लांट की हाइट, पहला हाइट। तो हाइट में दो चीजें, एक हुआ हमारे पास डोमिनेंट, दूसरा हुआ हमारे पास रिसेसिव। तो डोमिनेंट में मैं इसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में कैरेक्टर लिखूं यहां पे, तो ये हुआ डोमिनेंट, दूसरा हुआ रिसेसिव। तो हाइट पहला कैरेक्टर हुआ, हाइट में टॉल, डॉर्फ। इसी तरह से फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो ये होगी आपके पास एक्सियल और टर्मिनल। इसी तरह से कलर ऑफ फ्लावर, कलर होगा पर्पल और व्हाइट। इसी तरह से शेप ऑफ पॉड, पॉड की शेप जो उसमें फली लगती है वो होगी फ्लैटन और वो होगी रिंकल्ड। तो उस तरह से उस पॉड का कलर, कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड हमारे पास आएगा ग्रीन। हम ग्रीन कलर के पॉड खरीदते हैं ना जब भी मटर खरीदने जाते हैं मार्केट में, ग्रीन कलर के, तो ग्रीन और येलो, येलो रिसेसिव होगा। इसी तरह से शेप ऑफ सीड, सीड की शेप, राउंड, रिंकल और कलर ऑफ सीड। तो ये 7 कैरेक्टर लिए उन्होंने। कलर ऑफ सीड में हमारे पास ग्रीन और येलो, येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव होगा। तो दूसरा कैरेक्टर हुआ पोजीशन ऑफ फ्लावर, तीसरा हुआ कलर ऑफ फ्लावर, चौथा हुआ कलर ऑफ पॉड, पांचवा हुआ शेप ऑफ पॉड, सिक्सवा कलर ऑफ सीड, सेवेंथवा शेप ऑफ सीड। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए उन्होंने। इन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में आगे जो मैंने बताया, जैसे हाइट में टॉल और डॉर्फ हो गया, पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल हो गया, कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल और व्हाइट हो गया, कलर ऑफ पॉड में ग्रीन हो गया, येलो हो गया, आपका शेप ऑफ पॉड में फ्लैटन हो गया, रिंकल्ड हो गया, आपका कलर ऑफ सीड में डोमिनेंट सीड कलर होगा येलो और ग्रीन होगा रिसेसिव, और शेप ऑफ सीड हो गया, सीड कैसे हैं, राउंड है या रिंकल्ड है। तो ये हुए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये अपोजिट थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या करा, इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की प्योर लाइन बनाई। प्योर लाइन, प्योर लाइन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज true for a character, anything which is true for a character, any genome which is true for a character, कोई भी एक ऐसा जीनोम जो किसी कैरेक्टर के लिए ट्रू हो उसको कहेंगे प्योर लाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं
कि टॉल प्लांट हमने लिए तो वो प्लांट टॉल ही होंगे, उन प्लांट में कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं हो सकता है। दूसरे केस में अगर मैं कहूं कि मैंने डॉर्फ प्लांट लिए तो सारे के सारे प्लांट डॉर्फ होंगे, उसमें कोई टॉल प्लांट नहीं हो सकता है। तो प्योर लाइन बनाई कैसे जाती है? प्योर लाइन में हम सेल्फिंग करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। मतलब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये टॉल प्लांट है, हमने इसकी सेल्फिंग करी, इसके बेबी आगे बने जिनमें 3 टॉल प्लांट बने और एक डॉर्फ प्लांट बना, एक छोटा सा प्लांट बना। तो जो छोटा प्लांट है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट जनरेशन इन टॉल प्लांट की बनाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। तो इनके बाद जब तक हमारे पास सभी प्लांट प्योर टॉल नहीं बन जाते हैं तब तक हम इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करते रहेंगे और हमारे पास प्योर लाइन बन जाएंगे। तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए 14 प्योर लाइन बनाई, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए 14 प्योर लाइन बनाई। अब जब ये प्योर लाइंस बन गई तो मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस दो टर्म है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर को कंसीडरेशन में लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल कैरेक्टर इज टेकन अंडर कंसीडरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर कंसीडर करा, जैसे कि मान लीजिए हाइट, तो हम हाइट ही देख रहे हैं कि टॉल प्लांट का डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया ये कैरेक्टर। और डाइहाइब्रिड में क्या होगा, 2 कैरेक्टर, जैसे शेप, सीड की शेप, सीड का कलर येलो, सीड राउंड कलर, राउंड शेप, येलो कलर राउंड शेप। तो 2 कैरेक्टर, जब हम 2 कैरेक्टर देखेंगे व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज टेकन अंडर कंसीडरेशन, व्हेन ओनली single character is taken under consideration, under consideration, इसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब 2 कैरेक्टर कंसीडरेशन में लिए तो वो हम उसे कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं जो मेंडल ने करा था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पेरेंट लेंगे, पेरेंट 1, पेरेंट सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जीनोम देखेंगे। ये टॉल है, टॉल, ये डॉर्फ है। स्मॉल टी टी। अब यहाँ पे इसमें जाने से पहले एक 2 चीजें मैं बता देता हूं आपको। मेंडल ने टर्म दी थी फैक्टर, और फैक्टर के साथ 2 चीजें थी एलील्स। तो ये एलील्स है, कैरेक्टर है हाइट, और हाइट के एलील्स हैं कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी। तो जब इनके गैमेट बनेंगे या गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स, तो एक एक आएगा, मतलब इसका टी आया, उसका वो स्मॉल टी आया एक, और एक इसका आया, एक पेरेंट 1 का, एक पेरेंट 2 का आया। तो दोनों ने बनाया क्या, ये टी टी। तो ये क्या हुआ, ये हुई फेलियर 1 रेशो और जनरेशन, फेलियर 1 जनरेशन और रेशो फेलियर 1। तो ये क्या होंगे, ये कैरेक्टर में टॉल थे। अब डॉर्फ कहां चला गया, मेंडल ने यही बात सोची कि डॉर्फ तो है नहीं। अब इन्होंने दोबारा सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवा के क्या हुआ, एक टी ये, दूसरा टी, एक टी, दूसरा टी, और हमारे पास बने कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अब देखो ये आई F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन थी, ये F2 है, F2 जनरेशन।
में हमारे पास 3 टॉल प्लांट आए, 3 टॉल प्लांट और 1 डॉर्फ प्लांट आया, डॉर्फ प्लांट। तो ये देखिए, ये है हमारे पास टॉल प्लांट जिनमें एक टी, ये इस तरह की चीजें हैं, और जिसमें दोनों टी स्मॉल थे वो डॉर्फ प्लांट होगा। तो ये हुई F2 जनरेशन और F2 रेशियो। अब मेंडल ने इस चीज की एक्सप्लेनेशन करी कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेंडल ने कहा, ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मेंडल ने कहा कि देयर इज समथिंग व्हिच ट्रांसफर अनचेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पे कोई चीज है जो कि अनचेंज ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उन्होंने उस चीज को कहा फैक्टर। फैक्टर कोई चीज है जो कि ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उन्हें कहा उन्हें फैक्टर। फैक्टर लेटर में जीन हुए, जीन कहते हैं फैक्टर को, लेकिन मेंडल ने उन्हें फैक्टर कहा था। और ये मेडिकल एंट्रेंस में भी पूछा जाएगा कि मेंडल ने उन्हें क्या कहा था, फैक्टर। तो इन्होंने कहा फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच कैरेक्टर। ठीक, तो दूसरी चीज यहाँ पे एलील्स। एलील्स क्या हुए, एलील्स हुए डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एलील्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइट का जीन था, हाइट के जीन की डिफरेंट फॉर्म क्या हुई, टीटी, जो हमने कैपिटल देखा, ये जो F1 में आया टीटी, और तीसरा हुआ टीटी। तो ये तीनों क्या हुए, ये हाइट के जीन की डिफरेंट फॉर्म हुई, और इनको कहेंगे हम एलील्स। और हर एक इंडिविजुअल में कोई एक होगा, जैसे आइदर टीटी होगा, आइदर कैपिटल टीटी, आइदर स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, कोई एक ही होगा। तो ये है एलील्स, ठीक, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। अब यह दूसरी चीज देखो, जब एलील्स इस कंडीशन में होते हैं, मतलब टीटी की कंडीशन में, जो कि हमारे पास F1 रेशियो में आई थी, तो इसमें एक एलील दूसरे एलील्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये था, जब हमने कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया, तो कैपिटल टी में तो टॉल आ गया, स्मॉल टी में डॉर्फ आ गया, लेकिन इस टी में टॉल क्यों आया? इस टी में टॉल इसलिए आया क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी के लिए, मतलब स्मॉल टी अपने आप को कैपिटल टी के होते हुए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट हो रहा है। डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी के होते हुए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो कंडीशन जिसमें एक एलील्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कहेंगे डोमिनेंट, और दूसरा जो नहीं कर रहे हैं उसको कहेंगे रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो स्मॉल टी हुआ रिसेसिव और कैपिटल टी हुआ डोमिनेंट। तो ये कंडीशन होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मतलब ये कहता है कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी है, तो इसमें एक एलील्स का पार्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा उसको कहेंगे डोमिनेंट। ये टॉल आया तो मतलब कैपिटल टी ने रिप्रेजेंट करा तो इसे कहेंगे डोमिनेंट, और स्मॉल टी रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो स्मॉल टी को कहेंगे रिसेसिव। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। चलो अगर ये ठीक है तो यहाँ पे एक टर्म और पढ़ना चाह रहा हूं मैं, वो क्या है, वो है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि जो एलील्स है वो सेम होंगे। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हुआ होमोजाइगस। दूसरा होगा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में एक दोनों डिफरेंट होंगे, एक अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा दूसरा नहीं करेगा, हेटेरोजाइगस। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की कंडीशन हेटेरोजाइगस में होगी, जहां एक जो है वो कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, इसमें
डोमिनेंट और रिसेसिव की कंडीशन होगी। मतलब ये डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी डॉर्फ हो गया। एक दोनों चीजें। अब इन चीजों के बेस के ऊपर, इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर मेंडल ने अपने लॉ दिए। हमारे पास 3 लॉ हैं, तो 2 लॉ जो हैं वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हैं। तो पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस ये लॉ कहता है each character is controlled by a pair of factor। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक पेयर ऑफ फैक्टर। पहला जैसे यहाँ टी लिखा तो पेयर ऑफ फैक्टर हो गया, यहाँ टी लिखा पेयर ऑफ फैक्टर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर ऑफ फैक्टर। तो every character is controlled by a pair of factor। दूसरा, in heterozygous condition one factor will express itself over other factor and called dominant, while other which is not able to express itself is called रिसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको रिसेसिव कहेंगे, और जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको डोमिनेंट कहेंगे। पार्ट से मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाएगा बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक पेयर ऑफ फैक्टर, और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। ये दोनों पेयर में होंगे अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, जो मैंने बताया कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो उसमें एक अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो जो रिप्रेजेंट करेगा उसे कहेंगे डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा है उसको कहेंगे रिसेसिव। तो ये हुआ पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई थिंक सो ये क्लियर है। मतलब यहाँ देखो पेयर ऑफ फैक्टर है, इसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन आई, तो यहाँ पे टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉर्फ नहीं कर रहा है। तो ये दूसरा लॉ इनका ये कह रहा है एक रिप्रेजेंट करेगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो होगा डोमिनेंट, जो नहीं कर पाया स्मॉल टी नहीं कर पाया वो होगा रिसेसिव। आई थिंक सो क्लियर है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एक पेयर ऑफ फैक्टर में से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे केवल एक ही फैक्टर जाएगा ऑफस्प्रिंग में। दो हैं, दो एलील्स हैं, तो उन दो में से एक ही मूव करेगा गैमेट फॉर्मेशन में, और कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होगी। मतलब कोई मिक्स कैरेक्टर नहीं मिल सकता है। जैसे हमारे पास टॉल था, डॉर्फ था, जब दोनों थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमारे पास मिडिल के प्लांट नहीं मिले, हमारे पास केवल टॉल प्लांट मिले। तो फैक्टर प्योर है कैरेक्टर के लिए, ब्लेंडिंग नहीं हो सकती। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि पेयर ऑफ फैक्टर में से एक एलील्स मूव करेगा नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में केवल एक, और वो उन दोनों में कोई एक ही रिप्रेजेंट कर पाएगा अपने आप को। तो फैक्टर आर प्योर फॉर कैरेक्टर। तो पहली बात हुई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन only one alleles can move
इनटू ऑफस्प्रिंग, एक ही गैमेट ऑफस्प्रिंग में मूव करेगा, ट्रांसफर होगा। और दूसरी स्टेटमेंट है फैक्टर्स आर प्योर फॉर ए कैरेक्टर, मीन there cannot be blending or mixed character cannot found, मिक्स करैक्टर कभी भी फोल्ड नहीं हो सकते हैं। तो ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे 1856 से लेके 1863 तक। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, इनको किसी ने नहीं माना। दो तीन रीजन थे। पहला, मेंडल मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन की बात कोई बार बार क्यों मानेगा। दूसरी बात, उस टाइम पे पब्लिश करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, तो वो पब्लिश्ड डेटा नहीं हो पाया। तीसरी बात, मेंडल किस चीज के बारे में बोल रहे थे, फैक्टर। फैक्टर क्या क्रोमोसोम थे, क्या वो जीन थे, ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो ये इन सारी चीजों को लेके मेंडल के लॉ पब्लिश नहीं हो पाए और मेंडल की डेथ हो गई। डेथ के बाद 1900 में स्टॉवेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट करा और साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये बात कही कि मेंडल बिल्कुल सही थे। तो फिर मेंडल के लॉ को क्रेडिट मिला आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंडल, और उसके बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। लेकिन तब तक मेंडल इस दुनिया में नहीं थे। तो मेंडल के लॉ जब इन्होंने फाइंड करे 1856 से लेके 1863 तक, तब तक उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन उनकी डेथ के बाद जब फर्दर रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि मेंडल के लॉ बिल्कुल सही थे और 1900 के बाद इन्हें क्रेडिट मिला। लेकिन दुर्भाग्य वो था कि मेंडल उस टाइम तक नहीं थे। चलो जी, ये मेंडल ने इसके साथ प्योर लाइन टेस्ट क्रॉस भी करा था। तो टेस्ट क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, ये कुछ चीजें रहेगी आपके डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ और फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो वगैरह एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है जी, थैंक यू। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे कोई भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आ रहा है, एनी डॉट एनीथिंग, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय इनबॉक्स। ठीक है जी, थैंक यू।